Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Sunshine Classes, class 10th Civic Chapter 2 Federalism. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं 5 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट हमने क्लियर करा मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, फिर हमने देखा फेडरल गवर्नमेंट और यूनाइटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म फीचर्स पढ़ लिए हैं और व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री. ये सारे टॉपिक अभी तक हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि इंडिया का, ठीक है हमने देख तो लिया कि क्या चीज़ है जो एक इंडिया को फेडरल बनाती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड. मतलब हम उसको कितना अप्लाई करते हैं. जैसे कि आगे अब हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं. टीचर आपको पढ़ाती है, पूरा लेसन समझाती है, लेकिन आपको सारा ही समझ आ जाए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी भी नहीं है. हो सकता है कि आपको कुछ उसके अंदर सॉल्यूशन ना क्लियर हो, कुछ डाउट हो. तो ऐसे ही होता है कि ओवरऑल अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ये डिसाइड तो कर दिया कि हाउ टू मेक इंडिया फेडरल कंट्री के कौन कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं. बट अगर हम देखें कि हम उसको अप्लाई कितना कर रहे हैं, वो कितना हमारी कंट्री को फेडरलिज्म बनाती है, तो वो हम इसमें रीड करने वाले हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, और आपसे अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है. वाई वॉज फेडरलिज्म सक्सीडेड इन इंडिया, इंडिया में सक्सेस क्यों है, और विच 3 पॉलिसीज़ एडप्टेड बाय इंडिया हैज़ एंश्योर्ड दिस सक्सेस. और वो 3 कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसे इंडिया ने एडप्ट करा है और फेडरलिज्म प्रैक्टिस को सक्सेस बनाने के लिए. तो पर्टिकुलर पॉलिसीज़ एक एक करके भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं. जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट की पॉलिसीज़ पूछी जा सकती है, लैंग्वेज पॉलिसीज़ पूछी जा सकती है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन इनके ऊपर बन सकता है, या फिर ओवरऑल अगर हम देखें कंप्लीट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे. तो आपको पूरा पता होना चाहिए. कोई भी क्वेश्चन इसमें से अगर पूछा जाए इंटरनल, तो आप इजीली आंसर दे सकें. अब हम देखेंगे इसका आंसर. रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज़ एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. अगर हम देखें जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की, यानी इंडिया के अंदर जो भी उसके एट्रीब्यूट हैं, तो हम देखेंगे हम जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसको सक्सेस बनाने में कितना कंप्लीट करती है. यानी रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म की अगर हम इंडिया में देखें, तो हमने अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कितना उसको अडॉप्ट करा है, और कितना हमने महसूस करा है कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग फेडरलिज्म कितना हमारे लिए है इम्पॉर्टेंट. हैव अ लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस इन इंडिया. कुछ ऐसे ही मेजर्स करके हम कुछ तरीक़ों से देखेंगे कि फेडरलिज्म किस तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस में लाया गया, जिससे कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नेचर को क्या करता है, एट्रीब्यूट करता है कि हाँ ये एक रियल सेंस में सक्सेस है जिसको हमने अप्लाई करा है. सबसे फर्स्ट पॉलिसी देखते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के ऊपर. द क्रिएशंस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इंडिया. अगर इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की सिचुएशन को अगर हमें सक्सेस करना है कि हाँ भाई ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएट किए गए, यानी ये मेजर टेस्ट मानो इसके लिए सक्सेस करने के लिए फेडरलिज्म को. क्योंकि 1947 से 2017 तक अगर हम देखें जो पीरियड है, ओल्ड स्टेट्स जो थे बैन ख़त्म हुए हैं और न्यू स्टेट्स हैं इन प्लेस ऑफ ओल्ड स्टेट्स आए हैं, क्रिएटेड हुए हैं. और किस बेस पे हैं, लिंग्विस्टिक बेस पे हुए हैं, भाषा के बेस पे हुए हैं. एरियाज़ बाउंड्रीज नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज. उनकी बाउंड्रीज, उनका एरियाज़, उनके नेम चेंज हुए हैं. सम स्टेट्स हैज़ बीन फॉर्म ऑफ द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज. और कुछ स्टेट्स तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो वहाँ पे सेम लैंग्वेज बोलते हैं. लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बने हैं.
तो ये प्रूफ करता है कि फॉर्म ऑफ जो स्टेट्स की कुछ फॉर्म हुई है सेम लैंग्वेज के बेस पे। लाइक अगर हम देखें, मराठी महाराष्ट्र में ज़्यादा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, गुजराती में गुजरात में गुजराती। तो उस बेस पे अलग अलग स्टेट्स बने हुए हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको लगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और लैंग्वेज के बेस पे अगर हम स्टेट बना सकते हैं तो हो सकता है कि कंट्री के जो स्टेट्स हैं वो अपनी अपनी अलग अपने आप को कंट्री बनाने के लिए मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं अपने आप को सेपरेट करने की। बट ऐसा नहीं हुआ। लिंग्विस्टिक स्टेट जो ये बने, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रूफ हुआ। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो लैंग्वेज के बेस पे रिकॉग्नाइज नहीं है, डिफरेंट बेस ऑन कल्चर, एथनिसिटी, और देखें तो जियोग्राफी के बेस पे भी बने हुए हैं। लाइक नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो सिर्फ हम लैंग्वेज के बेस पे नहीं मान सकते कि वो लैंग्वेज के बेस पे बने हैं। बट लैंग्वेज के बेस पे बनने से हमने ये देखा है कि फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस हुआ है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को। क्यों? क्योंकि रीजनल डाइवर्सिटी, जो अपनी लैंग्वेज पे डोमेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत इजी हुआ। और इससे क्या हुआ, पूरी कंट्री को एक यूनिट में करना बहुत ही ज़्यादा इजी रहा, क्योंकि सबको लगा कि हमें अपनी अपनी पावर तो मिल ही रही है, और साथ में एक साथ काम करने में उनको पहले से ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सोच रहे थे कि डाइवर्ट हो सकती हैं कंट्री स्टेट्स जो हैं, अगर भाषा के बेस पे बनाएंगे तो वो हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स हो जाएं, अपनी डिमांड करें। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे जो स्टेट्स बने, उससे बहुत सपोर्ट मिला एडमिनिस्ट्रेशन में। सब अपने अपने भाषा के बेस पे, अपनी लैंग्वेजेस के बेस पे जो स्टेट्स बने भी हैं, तो वो अपने अपने ईज़िली उसको मैनेज कर रहे हैं रीजनल डाइवर्सिटी को। और एक साथ काम करने से बहुत ज़्यादा यूनिटी, पहले से एकता बढ़ी है। अगर हम नेक्स्ट पॉलिसी दे दें, लैंग्वेज पॉलिसी, जो अगर हम इसको कैसे अडेप्ट करा है और कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस इंडिया में सक्सेस करी है। सेकंड टेस्ट हमने देखा कि इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। जो लैंग्वेज पॉलिसी अडेप्ट करी है उसमें हिंदी के साथ हिंदी को आइडेंटिटी करा ऑफिशियल लैंग्वेज। साथ में इंग्लिश को भी किया हुआ है। इंग्लिश को 1956 के बाद डिसकनेक्ट करना था। बट सदन वाला जो रीज़न है, जो पार्ट है, उन्होंने इसकी डिमांड करी कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी होनी चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया, यानी ऑफिस में जो काम किया जा सकता है। दूसरा, हिंदी के साथ साथ 21 अदर लैंग्वेज हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ किया गया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल है उसके अंदर रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आप स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम देंगे तो अपनी अपनी जो लैंग्वेज है उसमें आप दे सकते हैं। किसी की मराठी है, पंजाबी है, तो किसी की तमिल है। तो वो 22 लैंग्वेजेस को दिया गया है। तो इससे अलग अलग लैंग्वेजेस को इतनी इम्पोर्टेंट देना तो बहुत ज़्यादा एक गुड साइन है सभी के लिए, डाइवर्सिटी को एक करने के लिए। दूसरा हम देखेंगे, स्टेट टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। और हर स्टेट्स की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही। गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज। गवर्नमेंट अपना वर्क ऑफिशियल लैंग्वेज में करती है। एंड कंसर्न स्टेट ऑफ द स्टेट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। यानी गवर्नमेंट का जो वर्क है टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जितने भी स्टेट्स हैं वो भी इसी में कंसर्न करते हैं अपनी ऑफिस लैंग्वेज में। अच्छा, हम सबसे पहले स्टूडेंट इसको देखेंगे कि जो लैंग्वेज पॉलिसी है, तो यहाँ पे आपको सबसे समझने वाली बात है कि ये एक सक्सेसफुल रहा फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस इंडिया को अगर हम कहें, हाँ अप्लाई होता है। क्योंकि लैंग्वेज पॉलिसी में हमने किसी अपनी कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको हमने नेशनल लैंग्वेज बोला है। क्योंकि अगर नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि मेजॉरिटी तो हम मानते हैं कि ज़्यादा बोलने वाली मेजॉरिटी हिंदी है, लेकिन फिर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखा है। और सभी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज के बेस पर
अपने अपने स्टेट्स पे वो वर्क कर सकते हैं, जिससे कि इससे क्या होता है सबको रिस्पेक्ट देना, या हम कह सकते हैं इक्वलिटी बेस देना और उनको इम्पोर्टेंस देना। तो ये एक पूरे उसको क्या करके रखता है, स्टेट्स की रीजनल डाइवर्सिटी को कम करने में और बाइंड करने में, यूनाइट करने में, यूनिटी में लाने में हेल्प करता है। तो ये है। अब नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन कितना सक्सेस रहा हमारी कंट्री में। अगर री स्ट्रक्चरिंग देखें सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, तो पहले क्या था, ये और देखते हैं। वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस। अभी हमने दो पॉलिसीज़ देखी, लिंग्विस्टिक बेस पे, और फिर हमने लैंग्वेज पॉलिसी देखी। दोनों को अडॉप्ट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इससे ये प्रूफ हुआ कि कितना हम फेडरलिज्म को रियल सेंस में प्रैक्टिस में ले रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट है जो कि हमें शो करता है कितना स्ट्रेंथन दिया है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की पॉलिसी को अगर हम अडॉप्ट करते हैं। इफ़ नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, अगर किसी भी सिंगल पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो क्या होगा, द मेजर नेशनल पार्टीज कैन अलाइंस विद मैनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजन पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो दैट मीन्स जो मेजर नेशनल पार्टी होगी वो अलाइंस करेगी रीजनल जो पार्टीज़ होंगी अलग अलग, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी वो अलाइंस करेगी रीजनल पार्टी के साथ, और जिससे कि क्या होगा, गठबंधन करके फिर सरकार बन सकती है। और इससे सीधा सीधा यहाँ पे सेंटर और स्टेट के रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि सेंटर अगर वन पार्टी सिस्टम होगा, एक ही पार्टी है सेंटर में, तो हो सकता है जैसे कि पहले था वो किसी रीजनल पार्टी की ना सुने, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ अब रीजनल पार्टीज़ भी अपने अपने लेवल पे आगे आने लगी हैं। तो सेंटर की मेजॉरिटी, जब सेंटर को गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो रीजनल पार्टीज़ की उसको हेल्प लेनी पड़ेगी, और जब रीजनल पार्टी और सेंटर गवर्नमेंट दोनों मिल जाएंगे तो दोनों को एक दूसरे की क्या करनी पड़ेगी, पावर, जैसे सेंटर है उसको रीजनल पार्टीज़ को पावर डाइल्यूट करनी पड़ेगी, उसको समझना होगा, साथ में मिलकर काम करना होगा, इससे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सीधा सीधा यहाँ पे न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग का एक बना, और रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को भी सीधे सीधे उनकी ऑटोनॉमी जो पावर है उसकी रिस्पेक्ट करना है। तो क्योंकि अगर अलाइंस करके गवर्नमेंट बनी है, यानी गठबंधन से बनी है, रीजनल पार्टी के साथ मिलकर बनी है, तो सीधी सी बात है उसको रीजनल पार्टी की भी सुननी होगी। क्योंकि आप खुद देखो टोटल सीट कितनी है, 545 हैं। ठीक है, 545 में एक लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए 272 प्लस सीट चाहिए होती हैं। तो किसी भी सिंगल पार्टी को मान सकते हैं कि किसी एक पार्टी को 200 ही मिल रही हैं, अभी और भी सीट चाहिए, तो वो किसी भी रीजनल पार्टी के साथ मिलकर अलाइंस करके अपनी सीट कंप्लीट करेगा और मेजॉरिटी प्रूव करेगा लोकसभा में, जब जाके वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। तो यहाँ पे जो ये तीनों पॉलिसीज़ हैं अडॉप्ट करने, इससे सीधा सीधा क्या हुआ है, स्टूडेंट सक्सेस हुई हैं, यानी ये तीनों पॉलिसी फेडरलिज्म सक्सेस हुआ है इंडिया के अंदर। और इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे, कि अगर हम सक्सेस देखें फेडरलिज्म की इन इंडिया में इज़ अट्रीब्यूट टू इट्स नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो हम कह सकते हैं हाँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने जो फेडरलिज्म फीचर्स बनाए हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि व्हाट मेक इंडिया फेडरेशन कंट्री, तो वो फीचर रियल साइंस में अप्लाई भी होते हैं, और वो इन तीन पॉलिसीज़ से अप्लाई होते हैं। आपको तीनों पॉलिसीज़ ध्यान रखनी है, डिफरेंट लेवल पे भी ध्यान रखनी है सेपरेटली। लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो कि लैंग्वेज बेस पे स्टेट बने हुए हैं, और लैंग्वेज पॉलिसीज़ क्या है हमारी कंट्री की, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन किस बेस पे अपने आप को एक स्ट्रेंथन देते हैं फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को। ये तीनों पॉलिसीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में पर्टिकुलर भी पूछी जा सकती है, पूरा एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।